सदस्यगण, सभी राज्यों के राज्य कार्यकारिणी के सदस्य, राज्यों के पदाधिकारी, मंडल, संभाग, जिले के सभी हमारे पदाधिकारी, समर्थक साथी, सामाजिक न्याय परिषद, धम्म सेवक संघ के हमारे युवा साथी, सभी को मेरा सादर नमो बुद्धाय, जय भीम। साथियों, ये राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का 17वां राष्ट्रीय अधिवेशन है और इस बार थोड़ा सा बदलाव किया प्रोग्राम में। हम लोग वैसे 12 अक्टूबर, 13 और 14 3 दिन का प्रोग्राम करते हैं, आप सब जानते हैं, लेकिन इस बार 3 दिन के प्रोग्राम में जो परिवर्तन हुआ, बदलाव हुआ, वो समय को और परिस्थितियों को ध्यान में रखकर ये किया गया। 12 अक्टूबर को धम्म दीक्षा का, 13 अक्टूबर आज जो हमारा अधिवेशन चलना था, हमारे राष्ट्रीय महासचिव, राष्ट्रीय सचिव, प्रदेश के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, उन सबको अपनी बात रखनी थी आज, लेकिन ऐसा सोचा गया कि अशोका नाटक हम लोगों को जरूर सभी के बीच में रखना चाहिए नागपुर में, तो इसलिए उन साथियों को आज हम नहीं बुलवा पाए हैं, उनके लिए हम क्षमा चाहते हैं। दरअसल 2 बातों की ओर पूरे देश का ध्यान आकर्षित करना इस बार राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के लिए प्रमुख विषय था। पहला विषय था कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने किस दिन दीक्षा ली थी। अभी तक हमने जब से आंखें खुली हमारी और जब से हमने होश संभाला, तो हमें हमारे सीनियर साथियों के माध्यम से यही बताया गया कि 14 अक्टूबर 1956 को बाबा साहब ने दीक्षा ली। पिछले वर्ष तक हम लोग भी यही समझते थे कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने 14 अक्टूबर को दीक्षा ली थी, लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जैसे महापुरुष व्यक्ति ने 21 वर्ष बाद धम्म दीक्षा लेने का निर्णय लिया। 21 वर्ष मतलब 1935 में उन्होंने घोषणा किया कि हिंदू धर्म में मैंने जन्म लिया, ये मेरे वश में नहीं था, हिंदू होकर मैं मरूंगा नहीं, ये मेरे वश में है। तो 1935 से 1956 तक 21 वर्ष का टाइम लगा। तो इस 21 वर्ष के टाइम में अगर बाबा साहब ने दीक्षा लेने का कोई दिन तय किया, तो ऐसा दिमाग पे कीड़ा चलता था कि भाई 14 अक्टूबर का क्या रीजन है, 14 अक्टूबर का क्या रीजन हो सकता है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर इतना बड़ा निर्णय लिए हैं, तो कोई ऐतिहासिक निर्णय होना चाहिए। तो समझ में आया कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने 14 अक्टूबर को धम्म की दीक्षा नहीं ली थी। 14 अक्टूबर को दीक्षा नहीं ली थी, तो सवाल ये खड़ा होता है, तो फिर किस दिन ली थी। तो जब उसका चिंतन अध्ययन किया गया, तो इस नतीजे पर पहुंचे कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने अशोका विजयदशमी को दीक्षा ली थी। इत्तेफाक से उस वर्ष 1956 को अशोका विजयदशमी 14 अक्टूबर के दिन पड़ी थी। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के जितने फॉलोवर थे, उनके समर्थक थे, तो उन्होंने अशोका विजयदशमी को तो साइड कर दिया, उसकी कभी चर्चा तक नहीं की, केवल हम 14 अक्टूबर पकड़ लिए। हम भी उसके शिकार हुए। हमने भी राष्ट्रीय बौद्ध महासभा की स्थापना की तो 14 अक्टूबर 2007 को की। तो इस नतीजे पर पहुंचे कि बाबा साहब ने अशोका विजयदशमी को दीक्षा ली। अब अशोका विजयदशमी को दीक्षा ली, तो इसका रीजन क्या है। भारत के प्राचीन काल के इतिहास से अशोका विजयदशमी का क्या रिश्ता है, रिलेशन क्या है। तो ये अशोका जो नाटक आप आज देखे हैं, इसके माध्यम से ये पॉइंट क्लियर हुआ है कि अशोक सम्राट ने आज से 2200 वर्ष पहले
जब धम्म की दीक्षा ली थी, वो जिस दिन दीक्षा ली थी वही दिन भारत में और पूरी दुनिया में अशोका धम्म विजयदशमी के नाम से वो प्रचलित हुआ और वो बौद्धों का, प्राचीन काल के बौद्धों का त्योहार बना, उनका पर्व बना। लेकिन पुष्पमित्र शुंग की क्रांति के बाद सब तहस नहस हो गया, खत्म हो गया, हमारी संस्कृति खत्म कर दी गई, हमारे सारे ग्रंथ और जो साहित्य थे वो जला दिए गए, मिटा दिए गए। नालंदा आप सुनते हैं कि जब उसको जलाया गया, आग लगाई गई, तो 6 महीने तक उसकी आग नहीं बुझ पाई थी, इतना जबरदस्त उसमें साहित्य था। तो उसको खोजने के लिए फिर हम लोगों ने ये निर्णय लिया कि भाई इस बार 12 अक्टूबर को अशोका विजयदशमी है, तो क्यों ना हम इस बार अपने राष्ट्रीय अधिवेशन में ये परिवर्तन लाएं और पूरे भारत को ये सत्य बताएं कि अशोका विजयदशमी को बाबा साहब ने दीक्षा ली थी और यही हमारा प्राचीन काल का पर्व है। और इसके पीछे सोच बाबा साहब की रही होगी कि मैं दीक्षा लूंगा तो प्रत्येक वर्ष अशोका विजयदशमी एक बहुत बड़ा पर्व भारत में हो जाएगा और लोग इसे मनाएंगे और प्रत्येक गांव में, कस्बे में, जिले में दीक्षा के कार्यक्रम होंगे। जब दीक्षा के कार्यक्रम होंगे तो हमारे अशोक सम्राट के जीवन पे चर्चा होगी और महापुरुषों पे चर्चा होगी। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी को मात्र 49 दिन मिले, उनको समय नहीं मिला, वो हमारे बीच से चले गए, तो ये काम अधूरा रह गया। ठीक दूसरा, नागपुर को ही क्यों चुना? भाई बाबा साहब बिना किसी ऐतिहासिक कारण के कोई स्थान नहीं चुन सकते। तो इसका जब हमने अध्ययन किया तो हम इस नतीजे पर पहुंचे कि प्राचीन काल में जो बुद्ध धर्म के कट्टरपंथी प्रचारक थे वो नागवंशी लोग थे, और जो नागवंशी लोग थे उनकी जो राजधानी थी वो नागपुर था। नागपुर था, इसलिए बाबा साहब ने नागपुर का स्थान चुना। तो ये दो सत्य हम भारत के 140 करोड़ लोगों को 68 वर्ष में नहीं बता पाए, ये ऐतिहासिक भूल हमसे हुई है। तो इस ऐतिहासिक भूल को सुधार करने के लिए राष्ट्रीय बौद्ध महासभा ने ऐसा निर्णय लिया कि हम लोग इसका प्रचार प्रसार पर्चे के माध्यम से, सेमिनार, गोष्ठी, संगोष्ठी के माध्यम से करें और अपनी आने वाली जनरेशन को ये सब कुछ बताएं। समय बहुत कम है, 3 बजने हमें छोड़ना है ये मंच। तो ये 2 बातें मैंने आपको रखी हैं। कठिनाई हमारे बाहर से आने वाले साथियों को बहुत हुई है इस बार, इसकी तो समीक्षा जब हम लोग करेंगे तब उसमें चर्चा कर लेंगे। अब मैं विशेष बात की ओर आपका ध्यान आकर्षित कराना चाह रहा हूं। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने 1956 में धम्म दीक्षा लेने के बाद जो उनका संकल्प था, जीवन का अंतिम संकल्प था, वो था प्रबुद्ध भारत और बौद्धमय भारत। क्योंकि कानून के रूप में बाबा साहब ने संपूर्ण भारत को बौद्धमय भारत बना दिया था। कानून के रूप में जो हमारा संविधान है वो संविधान पूरा का पूरा बुद्धिज्म है, बुद्ध का उपदेश है, उसमें बुद्ध की व्यवस्था है, समानता, स्वतंत्रता, ये सब बुद्ध का है। ठीक है, ये बाबा साहब ने बना दिया। बुद्ध शासन काल के जो प्रतीक चिन्ह थे, धम्म चक्र, अशोकी लॉर्ड, वो भी हमारे राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह बने, हमारी करेंसी में आए, हमारे राष्ट्र के झंडा में आए। तो कानूनन और प्रतीक चिन्ह के माध्यम से बाबा साहब ने भारत को बौद्ध में बना दिया। लेकिन बाकी क्या था? बाकी ये था कि जो भारत में रहने वाली प्रजा है, जो भारत में रहने वाली जनता है, समाज है, वो बुद्धिस्ट नहीं है, वो बुद्धिस्ट नहीं है। संविधान बुद्धिस्ट है, हमारा राष्ट्रीय ध्वज बुद्धिस्ट है, हमारी करेंसी पे जो अशोकी लॉर्ड होती है वो बुद्धिस्ट है, हमारे सुप्रीम कोर्ट की जो मोहर लगती है, हाई कोर्ट की जो मोहर लगती है, ये सब बुद्ध शासन काल के प्रतीक है। वही अशोक सम्राट के प्रतीक, उन्हीं का चिन्ह है। सत्यमेव जयते, अशोक सम्राट का स्लोगन है। लेकिन प्रजा में नहीं है, प्रजा को तैयार करना है, समाज को तैयार करना है। तो ये काम बाबा साहब करना चाहते थे, लेकिन उनको समय नहीं मिला। फिर इस काम के लिए अपना जीवन समर्पित किया मान्यवर काशीराम साहब ने। 1978 में ही उन्होंने सबसे पहले BRC बनाई, बुद्धिस्ट रिसर्च सेंटर। 1978 में, बहुत पहले उन्होंने बनाया
और फिर उनका जो सोच था, उनका सोच था कि समाज को तैयार करना है। क्योंकि बाबा साहब ने कहा था कि जिस समाज की गैर राजनीतिक जड़ें मजबूत नहीं होती, वो समाज कभी लंबे समय तक कामयाब नहीं हो सकता। तो मान्यवर काशीराम साहब ने गैर राजनीतिक जड़ों को मजबूत करने के लिए वामसेफ और DS4 के माध्यम से ये तैयार किया। और फिर उन्होंने 2006 में जो उन्होंने कहा कि 2006 जब होगा तब बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी के धम्म चक्र प्रवर्तन के 50 वर्ष होंगे, तो उसको स्वर्ण जयंती के रूप में मनाया जाएगा पूरे देश भर में। तो मैं लगभग 4-5 करोड़ लोगों के साथ धम्म की दीक्षा लूंगा, ऐसा मान्यवर काशीराम साहब ने सार्वजनिक घोषणा की। 2 बार तो नागपुर में की, 2000 में की, 2001 में की, भोपाल में की, इंदौर में की, बड़ी सभाओं में लाखों की भीड़ में ये मान्यवर साहब ने घोषणाएं की। तो कुदरत ने हमारा साथ नहीं दिया और 2003 में उनको ब्रेन स्टोन आ गया। 2006 में वो 9 अक्टूबर को हमारे बीच से चले गए, तो ये काम अधूरा रह गया। तो फिर हम लोगों ने अपने सीनियर साथियों से विचार करके ये सोचा कि भाई देखो, राजपाट तो चलता रहता है, MLA MP तो कोई भी बनता है, बनते रहते हैं, आते रहते हैं, जाते रहते हैं, ये पानी के बबूला की तरह है। जैसे पानी का ओला पड़ता है ना, जब ओला पड़ता है तो बड़ा सा नजर आता है, लेकिन 2 घंटे बाद वो कहीं नजर नहीं आता। राजनीति एक ओले की तरह है, जब पावर में होंगे चमक उनके चेहरे पे होगी और दिखाई पड़ेंगे, जब वो पावर में नहीं होंगे तो ओले की तरह घुल जाएंगे, उनका कहीं कोई अता पता नहीं चलेगा। लेकिन ये सांस्कृतिक जो आंदोलन है, ये सदैव हजारों वर्ष तक दिन प्रतिदिन ये आगे बढ़ता है और इसे कोई ताकत रोक नहीं पाती। तो इस पर हमको काम करना चाहिए। मैं खास बात आपको बताना चाहता हूं कि मान्यवर काशीराम साहब ने अपने जीवन का जो काम शुरू किया वो वहां से शुरू किया जहां बाबा साहब ने छोड़ा। जहां से बाबा साहब छोड़ गए थे वहीं से कांशीराम साहब ने शुरू किया। कहां से बाबा साहब छोड़ गए थे? 18 मार्च 1956 को बाबा साहब ने कहा कि मुझे मेरी समाज के पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया है। ठीक है, मुझे इनसे बड़ी उम्मीद थी। कांशीराम साहब ने ये बात को समझा और पढ़े लिखे लोगों को वामसेफ के माध्यम से जोड़ना शुरू किया, तैयार करना शुरू किया और उनको बताया कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का आपके ऊपर कर्जा है। और एक उन्होंने श्लोकन निकाला और वो श्लोकन था, पे बैक टू सोसाइटी। जिस समाज में जन्मे हैं, जिस मिशन के कारण आपको मौके मिले हैं, उस समाज को भी अपने बराबर खड़ा करना आपकी जिम्मेवारी है, ऐसा बाबा साहब कह के गए थे। और बाबा साहब ने कहा था कि अपनी इनकम का 20वां भाग यानी 5% आप समाज के ऊपर जब तक खर्च करते रहिए तब तक वह गांव का अंतिम व्यक्ति भी स्वाभिमान की जिंदगी जीने लायक बनकर तैयार ना हो जाए। ठीक है, ये काम किया। 2006 से मान्यवर साहब को धम्म को भारत में लाना था, प्रबुद्ध भारत और बौद्ध में भारत, लेकिन उनको समय नहीं मिला, हमारे बीच नहीं रहे। तो राष्ट्रीय बौद्ध महासभा ने भी बाबा साहब ने जहां से काम छोड़ा, कांशीराम साहब ने वहां से शुरू किया। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा ने जो काम शुरू किया 2007 से, तो वहां से शुरू किया जहां से मान्यवर काशीराम साहब करना चाहते थे। जो उनकी सोच अधूरी रह गई थी, तो उसको करने के लिए ये काम शुरू किया गया। मैं कुछ पॉइंट इसलिए क्लियर कर रहा हूं कि अभी हमारे साथी कंफ्यूज में रहते हैं। वो साथी मुझे कह रहे थे कि साहब एक आदमी से हमारी मुलाकात हुई, बहुत बड़े भंते हैं, वो भंते हैं, और वो कह रहे थे कि आप भारती जी को, धर्म प्रकाश भारती जी को क्या समझते हो? उन्होंने कहा साहब वो हमारे संस्थापक हैं। बोले वो बहुत चालू आदमी है, बहुत चालू आदमी है, धर्म के नाम से वो जमीन तैयार कर रहा है और देखना जैसे ही जमीन तैयार हो जाएगी वो राजनीतिक पार्टी जरूर बनाएगा, वो राजनीतिक पार्टी जरूर बनाएगा। और बहुत बड़े बनते हैं, वो कोई छोटे मोटे बनते नहीं है। उम्र भी 75 वर्ष है। तो मैंने कहा यार ये तो हमारे साथियों को बड़ा कंफ्यूज करते होंगे, धर्म गुरु है।
तो मैं ये बात हम कह रहे हैं कि हम जीवन में कभी भी कोई राजनीतिक पार्टी नहीं बनाएंगे। ये राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का निर्णय है, अटूट निर्णय है। हम समाज तैयार करेंगे, ऐसा समाज तैयार करेंगे, ऐसा समाज तैयार करेंगे, बाबा साहब फूले अम्बेडकर और बुद्ध को मानने वाला ऐसा समाज बनाएंगे कि उसकी मर्जी के बगैर एमएलए एमपी तो छोड़ो, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री भी बनने लायक नहीं होगा। ऐसा समाज का निर्माण करेंगे, ये हमारा उद्देश्य है। राजनीतिक पार्टी न बनाएंगे, न जीवन में कभी राजनीति में जाएंगे, है ना? बात समझ पा रहे हैं ना? इसके लिए हमें करना क्या है? अभी चर्चा हो गई है, तो पूरे भारत को तैयार करना है। जैसे अभी आदरणीय हमारे आचार्य जी ने कहा कि दीक्षा भूमि के दर्शन हम करें, ये बड़ी बात नहीं है। दर्शन करें, अच्छी बातें करना चाहिए, माथे टेकना चाहिए, लेकिन बहुत बड़ी बात ये नहीं है। बहुत बड़ी बात यह है कि दीक्षा भूमि का उद्देश्य क्या है। बाबा साहब ने जिस पावन भूमि पर दीक्षा ली, उनकी तमन्ना क्या थी, उनकी चाहत क्या थी, वो चाहत कैसे कामयाब होगी, वो चाहत कैसे पूरी होगी, उसके लिए हमें काम करना है। उसके लिए हमें काम करना है, तो उसके लिए हमें तैयारी करनी है बड़े पैमाने पर, पूरे देश में तैयारी करनी है। तो तैयारी की कुछ बातें, चूंकि इस बार हमने नोटिंग बुक इसलिए नहीं छपाए कि हमको मालूम था ज्यादा टाइम नहीं मिलने वाला है, ठीक है? तो आप अपने माइंड में नोट करिए। मैं 10 पॉइंट आपको नोट करा रहा हूं 10-12 मिनट के अंदर, वो नोट कर लीजिए, फिर आगे का काम हम शुरू करेंगे। कल का कुछ काम है, धम्म यात्रा निकलनी है, वो करेंगे जैसा हर साल रहता है, लेकिन एक दिन भी घर नहीं बैठना है। 365 दिन काम करना है। जीवन का एक दिन भी खाली नहीं जाना चाहिए। चाहे 24 घंटे में 5 मिनट करिए, केवल 5 मिनट करिए 24 घंटे में, लेकिन प्रत्येक दिन काम करिए। तो ये काम हमको करना है। तो इसके लिए हमने जो प्रोग्राम तय किए और क्या करना है उन प्रोग्रामों में, वो मैं आपको नोट करा रहा हूं। 16 मार्च दिन रविवार है, 2025, माननीय कांशीराम साहब की जन्म जयंती होगी और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी का आगरा का भाषण, ये दोनों के उपलक्ष्य में हमने राष्ट्रीय धम्म संसद का आयोजन किया है। राष्ट्रीय धम्म संसद ये दिल्ली में भी हो सकती है और आगरा में भी हो सकती है। बहुत जल्दी इसका स्थान आपको बता दिया जाएगा, ठीक है? राष्ट्रीय धम्म संसद, इसमें कौन कौन लोग भाग लेंगे? इसमें भीड़ को बिल्कुल नहीं आना है। इसमें जो 140 करोड़ लोग, चलो अभी 40 करोड़ हम छोड़ देते हैं, SC ST OBC, इनकी 100 करोड़ की लगभग आबादी है, 100 करोड़ से ज्यादा आबादी है, तो अभी हम 100 करोड़ की बात करते हैं केवल। ये 100 करोड़ लोगों को तैयार करना है, 100 करोड़ समाज को तैयार करना है। तो तैयार करने वाले लोगों को आना है, समाज को नहीं आना है। जो समाज को तैयार करेंगे उन लोगों को आना है। हम उनको प्रिंसिपल कह सकते हैं, टीचर कह सकते हैं, प्रचारक कह सकते हैं, हेड मास्टर कह सकते हैं, या फोर्स की भाषा में बात करें तो जनरल, मेजर, कर्नल, ब्रिगेडियर कह सकते हैं, ठीक है ना? उनको आना है। तो इसमें किसको आना है? सबसे पहले 100 राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य, 100 राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य जिनकी सूची बनाई जाएगी, लिस्ट बनाई जाएगी, और उनको कहा जाएगा कि आपको राष्ट्रीय कार्यकारिणी में सदस्य के रूप में प्रस्तावित करने, आपका नाम प्रस्तावित किया गया है, ठीक है ना? ये पार्लियामेंट वोट होगा, पार्लियामेंट वोट, अर्थात कोई निर्णय एक व्यक्ति नहीं ले सकेगा। जो मौलिक निर्णय होंगे, जो मूल निर्णय होंगे, वो हमेशा इस पार्लियामेंट बोर्ड में तय होंगे। समझ गए ना? जैसे लोकसभा है, विधानसभा है, कोई निर्णय तय होते हैं तो लोकसभा विधानसभा में होते हैं, बहुमत के आधार पर होते हैं। क्योंकि आज तक जो हमारे संगठन सक्सेस नहीं हुए, कामयाब नहीं हुए, वो इसलिए नहीं हुए कि वो जिस उद्देश्य को लेकर उनकी स्थापना होती है, फिर वो उद्देश्य पीछे रह जाता है, उस पे एक व्यक्ति का प्रभुत्व काम हो जाता है
और वो एक व्यक्ति अपने चापलूस लोगों की टीम तैयार कर लेता है, उस पर वो कब्जा कर लेता है, अतिक्रमण कर लेता है, और ईमानदार लोग, अच्छे लोग फिर किनारा कर देते हैं, वो लोग चले जाते हैं। इसलिए हम इसको डेमोक्रेटिक सिस्टम, लोकतांत्रिक प्रक्रिया में लाना चाहते हैं। ठीक है। इसी तरह से प्रत्येक राज्य में 10-10 राज्य कार्यकारिणी के सदस्य, बाद में इसको बढ़ाएंगे संख्या को, अभी पहली कड़ी में केवल 10 लोग रखे गए हैं बड़े राज्यों में, और जैसे छोटे राज्य हैं या केंद्र शासित प्रदेश हैं वहां से सिर्फ 5 लोग बस, है ना। तो राज्यवार आपकी लिस्ट बनेगी। अभी 5 महीने हमको कोई बड़ा कार्यक्रम नहीं करना है। 5 महीने तक हम केवल और केवल रोजाना संगठन का काम करेंगे, यानी एक सेना तैयार करेंगे, एक टीम तैयार करेंगे जो पूरे देश को बुद्धमय और बुद्ध भारत बनाने के लिए काम करेंगे। ठीक है ना। तो 10-10 लोग उसमें से आने हैं, बड़े राज्य से 10, छोटे राज्य से 5। ये राज्य कार्यकारिणी के सदस्य होंगे। इसी तरह से प्रत्येक मंडल, संभाग या कमिश्नरी, ये 3 शब्दों से हम लोग उसको पुकारते हैं। कहीं कमिश्नरी बोलते हैं, कहीं संभाग बोलते हैं, कहीं मंडल बोलते हैं। प्रत्येक मंडल से 2-2 साथी, उनको इसमें आना है जो सक्रिय होंगे। और आगे किसको आना है? एक जिले से एक व्यक्ति, संयोजक या अध्यक्ष, राष्ट्रीय बौद्ध महासभा आरबीएम, एक जिले से सिर्फ एक। इसी तरह से एक जिले से एक संयोजक, अध्यक्ष, सामाजिक न्याय परिषद, एक व्यक्ति बस। ठीक इसी प्रकार से एक नौजवान बच्चा जिसकी उम्र 15 वर्ष से 30 वर्ष के बीच में हो, हमारा धम्म सेवक संघ DSS, सिर्फ एक व्यक्ति बस है, केवल एक। ठीक है ना। सेना तैयार करनी है। ठीक। इसी तरह से एक हमारी कोई उपासिका महिला, यदि हो तो ठीक है, नहीं हो तो कोई बात नहीं, अभी वो अनिवार्य नहीं है। महिला विंग तैयार करने के लिए राष्ट्रीय बौद्ध महासभा महिला विंग के लिए तो एक कोई महिला घर से लाइए, बेटी हो, बहू हो, पत्नी हो, बहन हो, उसको तैयार करिए। ये काम हमको करना है। ठीक है। इन लोगों को इसमें भाग लेना है, यही लोग इसमें भाग ले पाएंगे। प्रवेश पत्र बनेंगे सबके, बिना पास के एंट्री नहीं होगी, और पास उसी को मिलेगा जो सिस्टम में होगा, जो सिस्टम में नहीं होगा उसको पास नहीं मिलेगा, ये मानकर चलिए। हमारा 4थे नंबर पर है, हम अपने राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए अपने किसी एक नए साथी की नियुक्ति करेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए नियुक्ति करेंगे या निर्वाचन करेंगे, ये आप लोगों को करना है ना। मुझे अब ज्यादा अध्यक्ष पद पे नहीं रहना, मेरे को काम करना है। ऐसा मत सोचिए कि मैं अध्यक्ष नहीं रहूंगा तो काम नहीं करूंगा, मैं संस्थापक के रूप में काम करूंगा और अध्यक्ष से ज्यादा काम करूंगा, ये भरोसा रखिए मेरे ऊपर। लेकिन हमको टीम को बड़ा करना है, हमको टीम को बड़ा करना है, परिवार बड़ा करना है। तो इसलिए हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष की नियुक्ति भी इसमें करेंगे। ठीक है। इस पे चर्चा रहेगी। संपूर्ण भारत में आरबीएम व अन्य सहयोगी संगठन के विस्तार पर बड़ी चर्चा होगी। देखिए, हमें पूरे देश की घेराबंदी करनी है, पूरे देश की घेराबंदी करनी है। तो घेराबंदी करने के लिए और हजारों वर्ष तक इस मूवमेंट को चलाना है, इस विचारधारा को चलाना है। व्यक्ति की एक सीमा है, व्यक्ति को खत्म होना है, लेकिन विचारधारा को चलना है। तो विचारधारा को चलना है तो उसके लिए कुछ जरूरतें महसूस हो रही हैं, जैसे सम्यक विद्यार्थी परिषद। सम्यक विद्यार्थी परिषद, ये मैंने वैसे ही काल्पनिक नाम रखा है, नाम कुछ और भी रखा जा सकता है। हम जो स्कूल में पढ़ने वाले हमारे बच्चे हैं, जो पढ़ने वाले हमारे बच्चे, उनका हमको एक संगठन का निर्माण करना है,
जिससे बचपन से ही, छोटी उम्र से ही हम उनको धम्म की विचारधारा से, महापुरुषों की विचारधारा से उनको मानसिक रूप से तैयार कर सके। ये हमको करना है। एक अखिल भारतीय श्रमिक संगठन का भी हमको पूरे राष्ट्रीय लेवल पे निर्माण करना है, क्योंकि अभी तक जितने श्रमिक संगठन है भारत में, या जितनी भी हमारी एसोसिएशन है, ट्रेड यूनियन है, वो सब नकारा साबित है। वो सब उसके लीडर्स केवल अधिकारियों की चमचागिरी करते हैं, ट्रांसफर पोस्टिंग इसी काम में लगे रहते हैं। वो कभी वो श्रमिकों के अधिकारों के लिए ना कोई मूवमेंट चलाते हैं, ना कोई कार्यक्रम चलाते हैं, और ना ही उनके संवैधानिक अधिकारों के लिए कभी कोई संघर्ष करते हैं। तो इसकी एक जरूरत महसूस हो रही है। इससे आगे जरूरत महसूस हो रही है एक अखिल भारतीय मतदाता संगठन। अखिल भारतीय मतदाता संगठन भी हमको एक बनाना होगा, जिससे जो चंट चालाक लोग हैं और जो मानवता विरोधी लोग हैं, वो तो अपनी वोटर लिस्ट को बड़ा दुरुस्त रखते हैं, मजबूत रखते हैं, और हम जो अम्बेडकरवादी लोग हैं, इनकी वोटर लिस्ट का तो अता पता ही नहीं चलता। बड़ी समस्या चुनाव के समय पैदा होती है। तो अब नेता लोगों को फुर्सत नहीं है, नेता लोगों को इस काम के लिए फुर्सत नहीं है, तो हम लोग गैर राजनीतिक रहकर मतदाता सूची पे भी काम करना चाहते हैं, है ना। और जो अनियमितताएं हैं, जैसे एक उदाहरण में मैं कह दूं कि मेरा विश्वास ईवीएम मशीन पर नहीं है ना। ऐसा भारत में करोड़ों लोग हैं जिनका विश्वास ईवीएम मशीन पर नहीं है, वो वैलिड पेपर से चुनाव कराना चाहते हैं। तो हम ये मतदाता संगठन बनाकर शासन प्रशासन या इलेक्शन कमीशन उन पर ये प्रभाव बनाना चाहते हैं कि भाई जो मतदाता की मर्जी है, जो वोटर की मर्जी है, उसकी मर्जी से उसको स्वतंत्रता दो ना अपना प्रतिनिधि चुनने की। आप जबरदस्ती अपनी व्यवस्था क्यों थोपने का काम करते हैं? तो इस किस्म से ये काम करना है। दूसरा, धन की बहुत बड़ी आवश्यकता है। धन की आवश्यकता है तो कुछ पढ़े लिखे लोगों के बीच में भी हमको काम करने की जरूरत है और उनको समझाना है। मूवमेंट पे बैक टू सोसाइटी, जो कांशीराम साहब का फार्मूला था, उस पर थोड़ा हम काम करते हैं। तो इस तरह से ये सब काम करने की जरूरत है। एक केंद्रीय कार्यालय स्थायी रूप से, जो लुम्बिनी के 5 दिवसीय अधिवेशन में तय हुआ था कि हमको दिल्ली पे बनाना है, तो उस पर चर्चा नहीं हुई है, उस पर काम नहीं हुआ है। तो हमको अपना स्थायी रूप से राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का केंद्रीय कार्यालय बनाना है, उसके लिए हमें काम करना है। मीडिया प्रबंधन कैसे होगा? हमारे छोटे छोटे यूट्यूब चैनल हैं, छोटी छोटी पत्रिकाएं हैं, इनका एक समूह बनाकर और इनकी आर्थिक मदद करके हम चाहते हैं कि छोटे छोटे संसाधनों को इकट्ठा करके इनका बड़े पैमाने पे इस्तेमाल किया जाए, बड़े पैमाने पे इस्तेमाल किया जाए, जिससे हम महापुरुषों की विचारधारा को एक एक व्यक्ति तक पहुंचा सकें। तो इस किस्म की हमको काम करनी है। एक राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का संविधान नियमावली बनाने के लिए भी एक टीम बनाई गई थी, लेकिन वो टीम ने कोई खास अपनी जिम्मेवारी नहीं निभाई है। तो पुनर्विचार करके इस पे, तो इसकी यदि एक टीम तैयारी हम लोगों को करनी है। तो इस तरह से ये साथियों हम लोगों को काम करना है। ये काम मैंने जो आप लोगों के बीच में रखे हैं, ये काम करने के लिए हमको लगता है 5 महीने तक हमको कोई बड़ा प्रोग्राम नहीं करना है। 5 महीने केवल हमको जमीन पर रहकर हमको स्ट्रक्चर, संगठन का स्ट्रक्चर और मूल जो आवश्यकता है उनकी तैयारी में हमको लगना है। और एक निवेदन मैं और कर दूं आपसे, देखिए आप जूम पर जुड़िए। जूम हमारा चलता है सोमवार की शाम को 8 बजे से 9 बजे तक संविधान वाचन पिछले 5 वर्षों से हो रहा है। संविधान के एक एक आर्टिकल पर चर्चा होती है, तो उस पर आप जुड़िए। बुधवार को सुबह 7 बजे से 8 बजे तक बुद्ध और उनका धम्म, उस पर पिछले 5 वर्षों से कंटिन्यू जूम पे चर्चा हो रही है। तो आप जुड़िए और उस पर साथियों को जोड़िए।
इसी तरह से मंगलवार की शाम को 9 बजे से 10 बजे तक 1 घंटा बौद्धों के संस्कार विषय पर चर्चा होती है। तो आप उस पे लोगों को जोड़िए, ये सब काम करिए। शनिवार और रविवार को पूरे देश के जिम्मेदार साथियों की सामान्य चर्चा रहती है ना। और समय समय पर महापुरुषों की स्मृति या जन्म जयंती पे भी चर्चा होती है। तो जूम पर आप ज्यादा से ज्यादा साथियों को जोड़ने के लिए आप प्रेरित करिए। क्योंकि मुझे अब ज्यादा बात इसलिए नहीं कहनी है कि समय समाप्त हो रहा है। तो विशेष रूप से अब आप तैयारी करिए। राष्ट्रीय धम्म संसद तारीख 16 मार्च दिन रविवार 2025, और किस किस को भाग लेना है, किस किस को उसमें आना है, ये मैंने आपको बता दिया है। बाकी हम ये सब एक टाइप कराकर व्हाट्सएप के माध्यम से भी आप लोगों तक भेज देंगे। तो ये बातें मैंने रखी, इससे ज्यादा मुझे बात नहीं रखनी। हमारे बीच में एक धाबड़े साहब हमारे भैया ही बैठे हैं जिन्होंने माता रमाबाई जी के ऊपर फिल्म बनाई है। तो वो 1 मिनट का वो समय आपका लेंगे केवल। और दूसरे हमारे इस कार्यक्रम के जो संयोजक हैं